ब्लाउज सआदत हसन मंटो। कुछ दिनों से मोमिन बहुत बेकरार था। उसको ऐसा महसूस होता था कि उसका वजूद कच्चा फोड़ा सा बन गया था। काम करते वक्त, बातें करते हुए, हत्ता के सोचने पर भी उसे एक अजीब किस्म का दर्द महसूस होता था। ऐसा दर्द जिसको वो बयान भी करना चाहता तो न कर सकता। बाज औकात बैठे बैठे वो एकदम चौंक पड़ता। धुंधले धुंधले ख्यालात जो आम हालतों में बेआवाज बुलबुलों की तरह पैदा होकर मिट जाया करते हैं, मोमिन के दिमाग में बड़े शोर के साथ पैदा होते और शोर ही के साथ फटते थे। इसके अलावा उसके दिलो दिमाग के नर्म व नाजुक पर्दों पर हर वक्त जैसे खारदार पांव वाली चूंटियां सी रेंगती थी। एक अजीब किस्म का खिंचाव उसके आज़ा में पैदा हो गया था, जिसके बायस उसे बहुत तकलीफ होती थी। इस तकलीफ की शिद्दत जब बढ़ जाती तो उसके जी में आता कि अपने आप को एक बड़े हावन में डाल दे और किसी से कहे, मुझे कूटना शुरू कर दो। बावर्ची खाने में गर्म मसाले कूटते वक्त जब लोहे से लोहा टकराता और धमकों से छत में गूंज सी दौड़ जाती, तो मोमिन के नंगे पैरों को यह लर्जिश बहुत भली मालूम होती थी। पैरों के जरिए से यह लर्जिश उसकी तनी हुई पिंडलियों और रानों में दौड़ती हुई उसके दिल तक पहुंच जाती, जो तेज हवा में रखे हुए दिए की तरह कांपना शुरू कर देता। मोमिन की उम्र 15 बरस की थी, शायद 16वां भी लगा हो। उसे अपनी उम्र के मुतालिक सही अंदाजा नहीं था। वो एक सेहतमंद और तंदुरुस्त लड़का था, जिसका लड़कपन तेज कदमी से जवानी के मैदान की तरफ भाग रहा था। उसी दौड़ ने, जिससे मोमिन बिल्कुल गाफिल था, उसके लहू के हर कतरे में सनसनी पैदा कर दी थी। वो उसका मतलब समझने की कोशिश करता था, मगर नाकाम रहता था। उसके जिस्म में कई तब्दीलियां रूनुमा हो रही थी। गर्दन जो पहले पतली थी अब मोटी हो गई थी। बाहों के पट्टों में ऐंठन सी पैदा हो गई थी। कंठ निकल रहा था। सीने पर गोश्त की तह मोटी हो गई थी और अब कुछ दिनों से पिस्तानों में गोलियां सी पड़ गई थी। जगह उभर आई थी, जैसे किसी ने एक बरंटा अंदर दाखिल कर दिया है। उन उभारों को हाथ लगाने से मोमिन को बहुत दर्द महसूस होता था। कभी कभी काम करने के दौरान में गैर इरादी तौर पर जब उसका हाथ उन गोलियों से छू जाता तो वो तड़प उठता। कमीज के मोटे और खुरदुरे कपड़े से भी उसको तकलीफ दे सरसराहट महसूस होती थी। गुसल खाने में नहाते वक्त या बावर्ची खाने में जब कोई और मौजूद न हो, मोमिन अपनी कमीज के बटन खोलकर उन गोलियों को गौर से देखता था, हाथों से मसलता था। दर्द होता, टीसें उठती, उसका सारा जिस्म फलों से लदे हुए पेड़ की तरह जिसे जोर से हिलाया गया हो कांप कांप जाता। मगर इसके बावजूद वो इस दर्द पैदा करने वाले खेल में मशगूल रहता था। कभी कभी ज्यादा दबाने पर ये गोलियां पिचक जाती और उनके मुंह से लेसदार लुआब निकल आता। इसको देखकर उसका चेहरा कान की लौं तक सुर्ख हो जाता। वो समझता कि उससे कोई गुनाह सरजद हो गया है। गुनाह और सवाब के मुतालिक मोमिन का इल्म बहुत महदूद था। हर वो फेल जो एक इंसान दूसरे इंसानों के सामने न कर सकता हो, उसके ख्याल के मुताबिक गुनाह था। चुनांचे जब शर्म के मारे उसका चेहरा कान की लौं तक सुर्ख हो जाता, तो वो झट से अपनी कमीज के बटन बंद कर लेता कि आइंदा ऐसी फजूल हरकत कभी नहीं करेगा। लेकिन इस अहद के बावजूद दूसरे तीसरे रोज तखलिये में वो फिर इस खेल में मशगूल हो जाता। मोमिन से घर वाले सब खुश थे। वो बड़ा मेहनती लड़का था, सब हर काम वक्त पर कर देता था और किसी शिकायत का मौका न देता था। डिप्टी साहब के यहाँ उसे काम करते हुए सिर्फ 3 महीने हुए थे, लेकिन इस कलील अरसे में उसने घर के हर फर्द को अपनी मेहनत कश तबीयत से मुतासिर कर लिया था। 6 रुपए महीने पर वो नौकर हुआ था, मगर दूसरे महीने ही उसकी तनख्वाह में 2 रुपए बढ़ा दिए गए थे। वो इस घर में बहुत खुश था, इसलिए कि उसकी यहाँ कद्र की जाती थी। मगर वो अब कुछ दिनों से बेकरार था। एक अजीब किस्म की आवारगी उसके दिमाग में पैदा हो गई थी। उसका जी चाहता था कि सारा दिन बेमतलब बाजारों में घूमता फिरे या किसी सुनसान मकाम पर जाकर लेटा रहे। अब काम में उसका जी नहीं लगता था, लेकिन इस बेदिली के होते हुए भी वो काहिली नहीं बरतता था। चुनांचे यही वजह है कि घर में कोई भी उसके अंदरूनी इंतशार से वाकिफ नहीं था। रजिया थी, सो वो दिन भर बाजा बजाने, नई नई फिल्मी तर्जें सीखने और रिसाले पढ़ने में मसरूफ रहती थी। उसने कभी मोमिन की निगरानी ही नहीं की थी। शकीला अलबत्ता मोमिन से इधर उधर के काम लेती थी और कभी कभी उसे डांटती भी थी। मगर अब कुछ दिनों से वो भी चंद ब्लाउजों के नमूने उतारने में बेतरह मशगूल थी। ये ब्लाउज उसकी एक सहेली के थे, जिसे नई नई तराशों के कपड़े पहनने का बहुत शौक था। शकीला उससे 8 ब्लाउज मांग कर लाई थी और कागजों पर उनके नमूने उतार रही थी। चुनांचे उसने भी कुछ दिनों से मोमिन की तरफ ध्यान नहीं दिया था। टिप्टी साहब की बीवी सख्त गीर औरत नहीं थी।
घर में 2 नौकर थे, यानी मोमिन के अलावा एक बुढ़िया भी थी। ज्यादातर बावर्ची खाने का काम यही करती थी। मोमिन कभी कभी उसका हाथ बटा दिया करता था। डिप्टी साहब की बीवी ने मुमकिन है मोमिन की मुस्तादी में कोई कमी देखी हो, मगर उसने मोमिन से इसका जिक्र नहीं किया था। और वो इनकलाब जिसमें से मोमिन का दिलो दिमाग और जिस्म गुजर रहा था, उससे तो डिप्टी साहब की बीवी बिल्कुल गाफिल थी। क्योंकि उसका कोई लड़का नहीं था, इसलिए वो मोमिन की जहनी और जिस्मानी तब्दीलियों को नहीं समझ सकती थी। और फिर मोमिन नौकर था, नौकरों के मुतालिक कौन गौर व फिक्र करता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वो तमाम मंजिलें पैदल तय कर जाते हैं और आसपास के आदमियों को खबर तक नहीं होती। मोमिन का भी बिल्कुल यही हाल था। वो कुछ दिनों से मोड़ मुड़ता जिंदगी के एक ऐसे रास्ते पर आ निकला था जो ज्यादा लंबा तो नहीं था मगर बेहद पुरखतर था। उस रास्ते पर उसके कदम कभी तेज तेज उठते थे, कभी हौले हौले। वो दरअसल जानता नहीं था कि ऐसे रास्तों पर किस तरह चलना चाहिए। उन्हें जल्दी तय कर जाना चाहिए या कुछ वक्त लेकर आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर की चीजों का सहारा लेकर तय करना चाहिए। मोमिन के नंगे पांव के नीचे आने वाले शबाब की गोल गोल चिकनी बट्टियां फिसल रही थीं। वो अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख सकता था। वो बेहद मुस्तरिब था। इसी इस्तराब के बायस कई बार काम करते करते चौंक कर वो गैर इरादी तौर पर किसी खूंटी को दोनों हाथों से पकड़ लेता और उसके साथ लटक जाता। फिर उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती कि टांगों से पकड़कर कोई उसे इतना खींचे कि वो एक महीन तार बन जाए। ये सब बातें उसके दिमाग के किसी ऐसे गोशे में पैदा होती थीं कि वो ठीक तौर पर उनका मतलब नहीं समझ सकता था। गैर शऊरी तौर पर वो चाहता था कि कुछ हो। क्या हो? बस कुछ हो। मेज पर करीने से चुनी हुई प्लेटें एकदम उछलना शुरू कर दें। केतली पर रखा हुआ ढकना पानी के एक ही उबाल से ऊपर को उड़ जाए। नल की जस्ती नाली पर दबाव डाले तो वो दोहरी हो जाए और उसमें से पानी का एक फव्वारा सा फूट निकले। उसे एक ऐसी जबरदस्त तंगड़ाई आए कि उसके सारे जोड़ अलहदा अलहदा हो जाएं और एक ढीलापन पैदा हो जाए। कोई ऐसी बात वकू पजीर हो जो उसने पहले कभी ना देखी हो। मोमिन बहुत बेकरार था। रजिया नई फिल्मी तर्जें सीखने में मशगूल थी और शकीला कागजों पर ब्लाउजों के नमूने उतार रही थी। और जब उसने ये काम खत्म कर लिया तो वो नमूना जो उनमें सबसे अच्छा था सामने रखकर अपने लिए ऊदी साटन का ब्लाउज बनाना शुरू किया। अब रजिया को भी अपना बाजा और फिल्मी गानों की कॉपी छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जे होना पड़ा। शकीला हर काम बड़े एहतमाम और चाव से करती थी। जब सीने पिरोने बैठती तो उसकी नशिस्त बड़ी पुरित्मीनान होती थी। अपनी छोटी बहन रजिया की तरह वो अफरा तफरी पसंद नहीं करती थी। एक एक टांका सोच समझकर बड़े इत्मीनान से लगाती थी ताकि गलती का इम्कान न रहे। पैमाइश भी उसकी बहुत सही होती थी, इसलिए कि वो पहले कागज काटकर फिर कपड़ा काटती थी। यूं वक्त ज्यादा सर्फ होता था मगर चीज बिल्कुल फिट तैयार होती थी। शकीला भरे भरे जिस्म की सेहतमंद लड़की थी। उसके हाथ बहुत गदगदे थे। गोश्त भरी मखरूती उंगलियों के आखिर में हर जोड़ पर एक नन्ना गढ़ा था। जब वो मशीन चलाती थी ये नन्हे नन्हे गढ़े हाथ की हरकत से कभी कभी गायब भी हो जाते थे। शकीला मशीन भी बड़े इत्मीनान से चलाती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी 2 या 3 उंगलियां बड़ी रानाई के साथ मशीन की हत्ती को घुमाती थीं। उसकी कलाई में एक हल्का सा खम पैदा हो जाता था। गर्दन जरा इस तरफ को झुक जाती थी और बालों की एक लट जिसे शायद अपने लिए कोई मुस्तकिल जगह नहीं मिलती थी नीचे फिसल आती थी। शकीला अपने काम में इस कदर मुनहमिक रहती कि उसे हटाने या जमाने की कोशिश नहीं करती थी। जब शकीला ऊदी साटन सामने फैलाकर अपने माप का ब्लाउज तराशने लगी तो उसे टेप की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि उनका अपना टेप घिस घिसाकर अब बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गया था। लोहे का गज मौजूद था मगर उससे कमर और सीने की पैमाइश कैसे हो सकती है। उसके अपने कई ब्लाउज मौजूद थे मगर अब चूंकि वो पहले से कुछ मोटी हो गई थी इसलिए सारी पैमाइश दोबारा करना चाहती थी। कमीज उतारकर उसने मोमिन को आवाज दी। जब वो आया तो उससे कहा, जाओ मोमिन, दौड़कर 6 नंबर से कपड़े का गज ले आओ, कहना शकीला बीबी मांगती हैं। मोमिन की निगाहें शकीला की सफेद बनियान के साथ टकराईं। वो कई बार शकीला बीबी को ऐसी बनियानों में देख चुका था मगर आज उसे एक किस्म की झिझक महसूस हुई। उसने अपनी निगाहों का रुख दूसरी तरफ फेर लिया और घबराहट में कहा, कैसा गज बीबी जी? शकीला ने जवाब दिया, कपड़े का गज। एक गज तो ये तुम्हारे सामने पड़ा है, ये लोहे का है। एक दूसरा गज भी होता है जो कपड़े का बना होता है। जाओ 6 नंबर में जाओ और दौड़ कर उनसे ये गज ले आओ, कहना शकीला बीबी मांगती हैं। 6 नंबर का फ्लैट बिल्कुल करीब था। मोमिन फौरन ही कपड़े का गज लेकर आ गया। शकीला ने यह गज उसके हाथ से लिया और कहा, यहीं ठहर जाओ, इसे अभी वापस ले जाना। फिर वो अपनी बहन रजिया से मुखातिब हुई। इन लोगों की कोई चीज ज्यादा देर अपने पास रख ली जाए तो वो बुढ़िया तकाजे कर करके परेशान कर देती है। इधर आओ और ये गज लो और यहाँ से मेरा नाप लो।
रजिया ने शकीला की कमर और सीने का नाप लेना शुरू किया तो उनके दरमियान कई बातें हुई। मोमिन दरवाजे की दहलीज में खड़ा तकलीफ दे खामोशी से ये बातें सुनता रहा। रजिया, तुम गज को खींच कर नाप क्यों नहीं लेती? पिछली दफा भी यही हुआ, तुमने नाप लिया और मेरे ब्लाउज का सत्यानाश हो गया। ऊपर के हिस्से में अगर कपड़ा फिट ना आए तो इधर उधर बगलों में झोल पड़ जाते हैं। कहाँ का लूं कहाँ का ना लूं, तुम तो अजब मखमसे में डाल देती हो। यहाँ का नाप लेना शुरू किया था तो तुमने कहा जरा ऊपर नीचे कर लो, जरा छोटा बड़ा हो गया तो कौन सी आफत आ जाएगी। भाई वाह, चीज के फिट होने में तो सारी खूबसूरती है। सुरैया को देखो कैसे फिट कपड़े पहनती है, मजाल है जो कहीं शिकन पड़े, कितने खूबसूरत मालूम होते हैं ऐसे कपड़े। लो अब तुम नाप को। यह कहकर शकीला ने सांस के जरिए से अपना सीना फुलाना शुरू किया। जब अच्छी तरह फूल गया तो सांस रोककर उसने घुटी घुटी आवाज में कहा, लो अब जल्दी करो। जब शकीला ने सीने की हवा खारिज की तो मोमिन को ऐसा महसूस हुआ उसके अंदर के कई गुब्बारे फट गए हैं। उसने घबरा कर कहा, गज लाइए बीबी जी, मैं दे आऊं। शकीला ने उसे झिड़क दिया, जरा ठहर जाओ। ये कहते हुए कपड़े का गज उसके नंगे बाजू से लिपट गया। जब शकीला ने उसे उतारने की कोशिश की तो मोमिन को सफेद बगल में काले काले बालों का एक गुच्छा नजर आया। मोमिन की अपनी बगलों में भी ऐसे ही बाल उग रहे थे, मगर यह गुच्छा उसे बहुत भला मालूम हुआ। एक सनसनी सी उसके सारे बदन में दौड़ गई। एक अजीब व गरीब ख्वाहिश उसके दिल में पैदा हुई कि काले काले बाल उसकी मूछे बन जाएं। बचपन में वो भुट्टों के काले और सुनहरे बाल निकाल कर अपनी मूछें बनाया करता था। उनको अपने बालाई होंठ पर जमाते वक्त जो सरसराहट उसे महसूस हुआ करती थी, उसी किस्म की सरसराहट इस ख्वाहिश ने उसके बालाई होंठ और नाक में पैदा कर दी। शकीला का बाजू अब नीचे झुक गया था और उसकी बगल छुप गई थी, मगर मोमिन अब भी काले काले बालों का वो गुच्छा देख रहा था। उसके तसव्वुर में शकीला का बाजू देर तक वैसे ही उठा रहा और बगल में उसके सियाह बाल झांकते रहे। थोड़ी देर के बाद शकीला ने मोमिन को गज दे दिया और कहा, जाओ उसे वापस दे आओ, कहना बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है। मोमिन गज वापस देकर बाहर सहन में बैठ गया। उसके दिलो दिमाग में धुंधले धुंधले से ख्याल पैदा हो रहे थे। देर तक वो उनका मतलब समझने की कोशिश करता रहा। जब कुछ समझ में ना आया तो उसने गैर इरादी तौर पर अपना छोटा सा ट्रंक खोला जिसमें उसने ईद के लिए नए कपड़े बनवा कर रखे थे। जब ट्रंक का ढकना खुला और नए लट्ठे की बू उसकी नाक तक पहुंची तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि नहा धोकर और ये नए कपड़े पहनकर वो सीधा शकीला बीबी के पास जाए और उसे सलाम करे। उसकी लट्ठे की शलवार किस तरह खड़खड़ करेगी और उसकी रूमी टोपी का ख्याल आते ही मोमिन की निगाहों के सामने उसका फुंदना आ गया और फुंदना फौरन ही उन काले काले बालों के गुच्छे में तब्दील हो गया जो उसने शकीला की बगल में देखा था। उसने कपड़ों के नीचे से अपनी नई रूमी टोपी निकाली और उसके नर्म और लचकीले फुंदने पर हाथ फेरना शुरू ही किया था कि अंदर से शकीला बीबी की आवाज आई, मोमिन। मोमिन ने टोपी ट्रंक में रखी, ढकना बंद किया और अंदर चला गया, जहां शकीला नमूने के मुताबिक ऊदी साटन के कई टुकड़े काट चुकी थी। उन चमकीले और फिसल जाने वाले टुकड़ों को एक जगह रखकर वो मोमिन की तरफ मुतवज्जा हुई। मैंने तुम्हें इतनी आवाजें दी, सो गए थे क्या? मोमिन की जबान में लुकनत पैदा हो गई। नहीं बीबी जी। तो क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं। कुछ तो जरूर करते होगे। शकीला ये सवाल किए जा रही थी मगर उसका ध्यान असल में ब्लाउज की तरफ था जिसे अब उसे कच्चा करना था। मोमिन ने खिसियानी हंसी के साथ जवाब दिया। ट्रंक खोलकर अपने नए कपड़े देख रहा था। शकीला खिलखिलाकर हंसी। रजिया ने भी उसका साथ दिया। शकीला को हंसते देखकर मोमिन को एक अजीब सी तस्कीन हुई और उस तस्कीन ने उसके दिल में यह ख्वाहिश पैदा की कि वो कोई ऐसी मज़ाक़खेज़ तौर पर अहमकाना हरकत करे जिससे शकीला को और ज्यादा हंसने का मौका मिले। चुनाचे लड़कियों की तरह झेप कर और लहजे में शर्माहट पैदा करके उसने कहा, बड़ी बीबी जी से पैसे लेकर मैं रेशमी रुमाल भी लाऊंगा। शकीला ने हंसते हुए उससे पूछा, क्या करोगे उस रुमाल का? मोमिन ने झेप कर जवाब दिया, गले में बांध लूंगा बीबी जी, बड़ा अच्छा मालूम होगा। ये सुनकर शकीला और रजिया दोनों देर तक हंसती रही। गले में बांधोगे तो याद रखना मैं उससे फांसी दे दूंगी तुम्हें। ये कहकर शकीला ने अपनी हंसी दबाने की कोशिश की और रजिया से कहा, कमबख्त ने मुझे काम ही भुला दिया। रजिया, मैंने इसे क्यों बुलाया था? रजिया ने जवाब न दिया और वो नई फिल्मी तर्ज गुनगुनाना शुरू की जो वो 2 रोज से सीख रही थी। इस दौरान में शकीला को खुद ही याद आ गया कि उसने मोमिन को क्यों बुलाया था। देखो मोमिन, मैं तुम्हें ये बनियान उतार कर देती हूँ। दवाइयों की दुकान के पास जो एक दुकान नई खुली है ना, वहां जहां तुम उस दिन मेरे साथ गए थे, वहां जाओ और पूछ के आओ कि ऐसी 6 बनियानों का वो क्या लेगा। कहना हम पूरी 6 लेंगे, इसलिए कुछ रियायत जरूर करे। समझ लिया ना? मोमिन ने जवाब दिया, जी हाँ। अब तुम परे हट जाओ। मोमिन बाहर निकल के दरवाजे की ओट में हो गया।
चंद लम्हात के बाद बनियान उसके कदमों के पास आकर गिरा और अंदर से शकीला की आवाज आई, कहना हम इसी किस्म इसी डिजाइन की बिल्कुल यही चीज लेंगे, फर्क नहीं होना चाहिए। मोमिन ने बहुत अच्छा कहकर बनियान उठा लिया, जो पसीने के बायस कुछ कुछ गीला हो रहा था, जैसे किसी ने भाप पर रखकर फौरन ही हटा लिया हो। बदन की बू भी उसमें बसी हुई थी, मीठी मीठी गर्मी भी थी। ये तमाम चीजें उसको बहुत भली मालूम हुई। वो उस बनियान को, जो बिल्ली के बच्चे की तरह मुलायम था, अपने हाथों में मसलता बाहर चला गया। जब भाव भाव दरियाफ्त करके बाजार से वापस आया तो शकीला ब्लाउज की सिलाई शुरू कर चुकी थी। उस सियाही माइल साटन के ब्लाउज की, जो मोमिन की रूमी टोपी के फुंदने से कहीं ज्यादा चमकीली और लचकदार थी। ये ब्लाउज शायद ईद के लिए तैयार किया जा रहा था, क्योंकि ईद अब बिल्कुल करीब आ गई थी। मोमिन को एक दिन में कई बार बुलाया गया, धागा लाने के लिए, इस्त्री निकालने के लिए, सुई टूटी तो नई सुई लाने के लिए। शाम के करीब जब शकीला ने दूसरे रोज पर बाकी काम उठा दिया तो धागे के टुकड़े और ऊदी साटन की बेकार कतरें उठाने के लिए भी उसे बुलाया गया। मोमिन ने अच्छी तरह जगह साफ कर दी, बाकी सब चीजें उठाकर बाहर फेंक दी, मगर ऊदी साटन की चमकदार कतरें ने अपनी जेब में रख ली, बिल्कुल बेमतलब, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि वो उनका क्या करेगा। दूसरे रोज जब उसने जेब से कतरें निकाली और अलग बैठकर उनके धागे अलग करने शुरू कर दिए, देर तक वो इस खेल में मशगूल रहा, हत्ता के धागे के छोटे बड़े टुकड़ों का एक गुच्छा सा बन गया। उसको हाथ में लेकर वो दबाता रहा, मसलता रहा, लेकिन उसके तसव्वुर में शकीला की वही बगल थी जिसमें उसने काले काले बालों का छोटा सा गुच्छा देखा था। उस दिन भी उसे शकीला ने कई बार बुलाया। काली साटन के ब्लाउज की हर शक्ल उसकी निगाहों के सामने आती रही। पहले जब उसे कच्चा किया गया था तो उस पर सफेद धागे के बड़े बड़े टांके जा बजा फैले हुए थे। फिर उस पर इस्त्री की गई, जिससे सब शिकनें दूर हो गईं और चमक भी दोबाला हो गई। उसके बाद कच्ची हालत में ही शकीला ने उसे पहनाकर रजिया को दिखाया। दूसरे कमरे में सिंगार मेज के पास जाकर आईने में खुद उसको हर पहलू से अच्छी तरह देखा। जब पूरा इत्मीनान हो गया तो उसे उतारा, जहां जहां तंग या खुला था वहां निशान बनाए और उसकी सारी खामियां दूर की। एक बार फिर पहनकर देखा, जब बिल्कुल फिट हो गया तो पक्की सिलाई शुरू की। इधर ऊदी साटन का ये ब्लाउज सिया जा रहा था, उधर मोमिन के दिमाग में अजीब व गरीब ख्यालों के जैसे टांके से उधड़ रहे थे। जब उसे कमरे में बुलाया जाता और उसकी निगाहें चमकीली साटन के ब्लाउज पर पड़ती तो उसका जी चाहता कि वो हाथ से छूकर उसे देखे। सिर्फ छूकर ही नहीं देखे, बल्कि उसकी मुलायम और रुएदार सतह पर देर तक हाथ फेरता रहे, अपने खुरदुरे हाथ। उसने उन साटन के टुकड़ों से उसकी मुलायमी का अंदाजा कर लिया था। धागे जो उसने उन टुकड़ों से निकाले थे और भी ज्यादा मुलायम हो गए थे। जब उसने उनका गुच्छा बनाया था तो दबाते वक्त उसे मालूम हुआ कि उनमें रबड़ सी लचक भी है। वो जब अंदर आकर ब्लाउज को देखता, उसका ख्याल फौरन उन बालों की तरफ दौड़ जाता जो उसने शकीला की बगल में देखे थे। काले काले बाल। मोमिन सोचता था, क्या वो भी इस साटन की तरह मुलायम होंगे? ब्लाउज बिलाखिर तैयार हो गया। मोमिन कमरे के फर्श पर गीला कपड़ा फेर रहा था कि शकीला अंदर आई। कमीज उतार कर उसने पलंग पर रखी। उसके नीचे उसी किस्म का सफेद बनियान था जिसका नमूना लेकर मोमिन भाव दरियाफ्त करने गया था। उसके ऊपर शकीला ने अपने हाथ का सिला हुआ ब्लाउज पहना, सामने के हुक लगाए और आईने के सामने खड़ी हो गई। मोमिन ने फर्श साफ करते करते आईने की तरफ देखा। ब्लाउज में अब जान सी पड़ गई थी। एक दो जगह पर वो इस कदर चमकता था कि मालूम होता था कि साटन का रंग सफेद हो गया है। शकीला की पीठ मोमिन की तरफ थी, जिस पर रीढ़ की हड्डी की लंबी झिरी ब्लाउज फिट होने के बायस अपनी पूरी गहराई के साथ नुमाया थी। मोमिन से ना रह गया, चुनांचे उसने कहा, बीबी जी, आपने तो दर्जियों को भी मात कर दिया। शकीला अपनी तारीफ सुनकर खुश हुई, मगर वो रजिया की राय तलब करने के लिए बेकरार थी, इसलिए वो सिर्फ अच्छा सिला है ना कहकर बाहर दौड़ गई। मोमिन आईने की तरफ देखता रह गया, जिसमें ब्लाउज का सियाह और चमकीला अक्स देर तक मौजूद रहा। रात को जब वो फिर उस कमरे में सुराही रखने के लिए आया तो उसने खूंटी पर लकड़ी के हैंगर में उस ब्लाउज को देखा। कमरे में कोई मौजूद नहीं था। चुनाचे आगे बढ़कर पहले उसने गौर से देखा, फिर डरते डरते उस पर हाथ फेरा। ऐसा करते हुए उसे ये महसूस हुआ कि कोई उसके जिस्म के मुलायम रुएं पर हौले हौले बिल्कुल हवाई लम्स की तरह हाथ फेर रहा है। रात को जब वो सोया तो उसने कई ऊट पटांग ख्वाब देखे। डिप्टी साहब ने पत्थर के कोयलों का एक बड़ा ढेर उसे कूटने को कहा। जब उसने एक कोयला उठाया और उस पर हथौड़े की एक जरब लगाई तो वो नरम नरम बालों का एक गुच्छा बन गया। ये काली खांड के महीन महीन तार थे जिनका गोला बना हुआ था। फिर ये गोले काले रंग के गुब्बारे बनकर हवा में उड़ना शुरू हुए। बहुत ऊपर जाकर ये फटने लगे। फिर आंधी आ गई और मोमिन की रूमी टोपी का फुंदना कहीं गायब हो गया। फुंदने की तलाश में वो निकला।
देखी और अनदेखी जगहों में घूमता रहा। नए लट्ठे की बू भी कहीं से आना शुरू हुई। फिर न जाने क्या हुआ, एक काली साटन के ब्लाउज पर उसका हाथ पड़ा। कुछ देर वो उस धड़कती हुई चीज पर हाथ फेरता रहा, फिर दफतन हड़बड़ा के उठ बैठा। थोड़ी देर तक वो कुछ न समझ सका कि क्या हो गया है। उसके बाद उसे खौफ, ताज्जुब और एक अनोखी टीस का एहसास हुआ। उसकी हालत उस वक्त अजीबो गरीब थी। पहले उसे तकलीफ दे हरारत महसूस हुई थी, मगर चंद लम्हात के बाद एक ठंडी सी लहर उसके जिस्म पर रेंगने लगी।